हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा चल रहा था इडियम्स, मुहावरे। जहां सीधी बात ना होकर बात को घुमा फिरा के कहते थे। सही मायने में आप लिटिल मीनिंग कन्वे ना कर कर इंप्लाइड मीनिंग कन्वे किया करते थे। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला आता है इडियम आज का पहला, जिसका नाम है चार्ले हॉर्स। अगर हम चार्ले हॉर्स की बात सुने तो अंग्रेजी में एक वर्ड आता है क्रैम्प। अगर हिंदी में बोलें तो ये बात करता है पैरों में अक्सर खिलाड़ियों के ऐंठन हो जाती है या कुछ फिजिकल क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चार्ली हॉर्स। इसका लेना देना कुछ खिलाड़ियों के साथ हुआ करता है। ऐसे खिलाड़ी जो फुटबॉल खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं, टफ फिजिकल गेम्स खेलते हैं, अचानक से पैर मुड़ जाता है या क्रैम्प्स आ जाते हैं, ऐसे क्रैम्प को आप चार्ले हॉर्स के नाम से जानते हैं। उतार लीजिए प्लीज चार्ली हॉर्स। Sudden painful cramp. Sudden painful cramp, often in the leg or arm. Often in the leg or arm. पैर या हाथ की मांसपेशियों में, पैर या हाथ की मांसपेशियों में अचानक हो जाने वाली ऐंठन चार्ले हॉर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बर्थडे सूट। बर्थडे सूट यानी ऐसा कोई परिधान जो आपने जन्म होते समय पहना था। तो जब भी कोई व्यक्ति दुनिया में आता है तो निर्वस्त्र आता है, यानी मामलात उसका है जब निर्वस्त्र कोई होता है, नेकेड यानी बेयर विदाउट क्लोथ्स, उसको कहते हैं बर्थडे सूट, विदाउट क्लोथ्स, नग्न अवस्था। बर्थडे सूट कहलाता है एज पर ईडियम इज कंसर्न्ड। लिख लीजिए बीइंग कंप्लीटली नेकेड एज वन इज बोर्न। नेक्स्ट आता है फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू का मतलब अगर आपने सुना पढ़ा हो तो ये एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने वाला डिटर्मिनर होता है। फार का मतलब बहुत दूर। इसका मतलब कोई दो पॉइंट मान लो या दो लोग मान लो और इसके बीच में यदा कदा ही कोई दिखता है, वो भी दिखे तो, या बहुत ना के बराबर दिखे, या तो दिखाई नहीं देता, या कोई बहुत दूर जाके इक्का दुक्का दिखाई देता है। तो ऐसी चीज जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती हो, कभी कभार होती हो, वेरी रेयरली, उसको कहते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन। वेरी रेयरली इसका मतलब होता है जिसकी जिसकी बारंबारता होने की बहुत ज्यादा कम हो, उसको कहते हैं वेरी रेयरली, फ्यू एंड फार बिटवीन। लिख लो टू हैपन वेरी लेस फ्रिक्वेंटली। टू हैपन वेरी लेस फ्रिक्वेंटली, जिसका होना और होने की बारंबारता बहुत ना के बराबर हो, इसको आप कहते हैं बहुत ज्यादा कम बारंबारता किसी चीज की। रेयर इज द टर्म यू कैन यूज ओकेजनली। ओकेजनली कभी कभार, मौकों पर ही, रोजाना नहीं। राजस्थानी में कहते हैं छठे चौमासे, वेरी रेयरली। नेक्स्ट आता है टेक अ टोल ऑन। अगर इस टोल की बात करते हैं तो आपने कोई ऐसा वर्ड सुना होगा, टोल टैक्स। इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो तुम पर एक विशेष तरह का टैक्स लग रहा है, एक विशेष तरह का आपके ऊपर दबाव है, प्रेशर है। लिखिए टेक अ टोल ऑन, इसका मतलब लिख लो किसी व्यक्ति पर अतिरिक्त, किसी व्यक्ति पर अतिरिक्त दबाव होना या बुरा असर होना, बुरा प्रभाव होना या बुरा प्रभाव डालना।
कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हो, तो जो व्यक्ति हैबिचुअल वाइन ड्रिंकर्स होते हैं, उस अतिरिक्त वाइन पीने का जो टोल है, टैक्स जो है, वो उनको लिवर को चुकाना पड़ता है, जिसको एडवर्स इफेक्ट झेलना पड़ता है। तो ये जो बुरा असर डालना होता है, इसको कहते हैं टेक अ टोल ऑन। लिख लो, किसी चीज पर बुरा असर पड़ना, बुरा प्रभाव छूटना, किसी भी चीज का नेगेटिव इफेक्ट, उसको कहते हैं टू टेक अ टोल ऑन। नेक्स्ट आता है टेल अपॉन। टेल अपॉन एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, जिसका मतलब होता है, बेटा इससे मिलता जुलता सा दिख रहा है, असर दिखना। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों में रहोगे वैसे से हो जाओगे। कई बार बच्चों की वोकैबलरी चेंज हो जाती है कॉलेज में जाकर, तो माँ बाप कहते हैं दिख रहा है सर, इसका मतलब हो गया कैसे लोगों में रहते हो वो झांक रहा है, वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। असर दिखने का मतलब होता है समथिंग इज रिफ्लेक्टेड, टू बी रिफ्लेक्टेड, कोई चीज प्रतिबिंबित हो रही है, कोई चीज समझ आ रही है, कोई चीज नजर आ रही है, कुछ प्रभाव दिख रहा है, कुछ असर दिख रहा है। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों में रहेंगे वैसे हो जाएंगे। तो ये टेलीफोन होता है। एक बार इन पांचों को दोबारा से देखें। कोई भी मांसपेशियों में ऐठन हो जाती है, क्रैम्प्स आते हैं, उसको चार्ली हॉर्स कहते हैं, और प्लेयर्स के साथ ये एक बहुत ही आम सी बात है। बर्थडे सूट, इसका मतलब विदाउट क्लोथ्स, बेयर, अनकवर्ड। फ्यू एंड फार बिटवीन, जहां दूर दूर तक कोई ना दिखता हो, या कोई चीज दूर दूर तक होने वाली ना हो, कभी कभार ही होती हो, वेरी रेयरली, वेरी लेस ऑफन, उसको कहते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन। टेक अ टोल ऑन, उस चीज का बुरा प्रभाव, उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उस चीज का नेगेटिव असर दिखाई देगा। टेक अ टोल ऑन। और टेल अपॉन का मतलब किसी भी चीज का असर दिखना। अच्छों में रहोगे तो अच्छे से दिखोगे, बुरों में रहोगे तो बुरों से दिखोगे। टेल अपॉन का मतलब किसी चीज का असर दिखना, किसी चीज का प्रभाव दिखाई देना। आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ इडियम्स पर। डेड हीट। तो ये जो हीट वर्ड होता है, ये अक्सर धावकों के साथ यूज किया जाता है। जब 100 मीटर की दौड़ होती है, चलिए जो बनाया जा रहा है इनको क्या कहते हैं, कोई बताएगा भाई? ये जो बनाई गई है इनको क्या कहते हैं? ये आप कहेंगे सर ये लाइंस हैं। अरे हाँ या ना? दो लाइंस के बीच में ये जो इलाका है जो दौड़ने के काम आता है, इसको क्या कहते हैं? लेन। ये दो लाइंस के बीच वाली जगह क्या कहलाती है, बोलो? और जब कोई दौड़ वगैरह शुरू होने वाली होती है, तो सब लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। यहां से जब दौड़ शुरू होती है, तो इनको दौड़कर कहीं आखिर तक जाना होता है। अरे हाँ या ना? और अगर आखिर तक जाते समय इस दौड़ में अक्सर 8 या 9 लोग एक बार में दौड़ाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी दौड़ के अंदर धावकों की संख्या मान लीजिए 90 हो, मान लीजिए 150 हो, तो भाई सब एक बार में कितनों को दौड़ाया जाएगा? 8 या 9 को। और हर हीट में से, याद रखना, हर हीट में से टॉप 2 को छांट लिया जाता है, और ऐसे हर हीट में से छांटे हुए दो दो खिलाड़ियों को अगली हीट में भिड़ाया जाता है, उनको दौड़ाया जाता है, और शॉर्टलिस्ट किया जाता है, टॉपर्स को रखा जाता है। इसको कहते हैं हीट, यानी एक तरह का मुकाबला हुआ। और यहां आता है डेड हीट, यानी ऐसा मुकाबला जिसमें ना मैं जीता ना तुम हारे। इसका मतलब निर्णय कैसा रहा, बोलो? टाई। इसको डेड हीट कहा जाता है। जब जब मामला टाई हो जाता है कुछ मैचेस में, इसी को आप कहते हैं क्या चीज? ड्रॉ। डेड हीट का मतलब मुकाबला अनिर्णित रहा, इसका निर्णय नहीं निकल पाया, इसको डेड हीट कहते हैं। ऐसी हीट जिसका मुकाबला निकल नहीं पाया, उसको कहते हैं डेड हीट। स्टेट ऑफ नो डिसीजन। नेक्स्ट, ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें खिलाड़ियों ने एक ही समय पर दौड़ पूरी कर दी हो, निर्णय में ये नहीं पता लग रहा एक्स जीता कि वाई, उसको डेड हीट कह सकते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, तो वर्ड इसमें आप यूज कर सकते हैं टाई।
नेक्स्ट आता है ऑन शैंक्स मेयर। अगर मेयर की बात करते हैं तो ये हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर होता है, घोड़ी। और शैंक की बात करते हैं तो भाई साहब जो पैर होता है उसके कुछ अपने अपने पार्ट्स होते हैं। अगर मैं पार्ट्स को बनाने की कोशिश करूं तो आपको पता रहना चाहिए, इस पार्ट को आप थाई कह देते हैं भाई। इस पार्ट को अगर ध्यान से देखें तो आप हील कहते हो। अगर ये पीछे से ये इलाका दिखाया जाए तो इसको काफ कहते हो। अगर इस वाली बोन को दिखाएं, आगे वाली हड्डी को, तो भाई साहब इसको हम शिन कह लेते हैं। अरे हाँ या ना। इस मसल को हैमस्ट्रिंग मसल कह देते हैं। लेकिन फिलहाल वो जगह जहां पर आप जुराबे पहनते हो, वो जगह जहां पे आपकी जुराबे टच होती हैं, ये वाला इलाका, इस इलाके को हम शैंक कहते हैं। तो जब आप खड़े होते हो तो पूरी बॉडी का वेट जाकर किस पर टिकता है? शैंक। जब आप चलते हो तो भी सारा का सारा वेट किस पे आके टिकता है? शैंक पर। ये जगह जहां पर सॉक्स पहनी जाती हैं। ऑन शैंक्स मेयर, यानी एक ऐसी घोड़ी है जिसको चलना ही पड़ रहा है। ऑन शैंक्स मेयर का मतलब लिख लीजिए, टू वॉक, चलना। टू बी पेडेस्ट्रियन, पदयात्री क्या करता है? पैदल चलता है। इसी पैदल चलने को आप, पैदल यात्रा करने को आप शैंक्स मेयर कहते हैं। अंग्रेजी में लिखें टू ट्रेवल ऑन फुट। टू ट्रेवल ऑन फुट। टू ट्रेवल ऑन फुट। कल हमने बात की थी एक ऐसे व्यक्ति की जो महान, आज भी नोटों पे छपा करते हैं, आदरणीय श्री महात्मा गांधी जी। अरे हाँ या ना। तो उन्होंने दांडी मार्च करी थी। उम्र के उस पड़ाव में भी बहुत तेज चलते थे। पैदल यात्रा को यही कहते हैं। कहां से कहां तक गए थे आपको पता होना चाहिए दांडी मार्च में। हाँ जी। साबरमती टू दांडी या दांडी टू साबरमती, जो भी हो देख लेना, महात्मा गांधी के बारे में बता रहा हूं। तो जब कोई व्यक्ति पैदल चलता है तो उसको यही कहते हैं शैंक्स मेयर। इसका मतलब कैसी यात्रा है। ठीक है। अगला आता है री इन्वेंटिंग द व्हील। शायद पहिए का इजाद किया जा चुका है कि नहीं? क्या इसका इन्वेंशन हो चुका है कि नहीं? इन्वेंशन हो चुका है, आप भी उसी का इन्वेंशन दोबारा से कर रहे हो। अरे री का मतलब क्या होता है बोलो? यानी जिस चीज को इजाद किया जा चुका है, जिसका आविष्कार हो चुका है, तुम उसी को दोबारा बना रहे हो। आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम। अरे हाँ या ना। लिखो इसके अंदर आप, ऊर्जा बर्बाद करना। ऊर्जा बर्बाद करना, मुख्य विषय को छोड़कर, मुख्य विषय को छोड़कर बेकार की मेहनत करना। बेकार की मेहनत करना। कल आया था वाइल्ड गूस चेज, वहां पर भी व्यर्थ प्रयास थे। अरे हाँ या ना। तो ये भी वही हो गया, री इन्वेंटिंग द व्हील। इसका मतलब तुम अपना समय जाया कर रहे हो, खराब कर रहे हो, हाथ कुछ नहीं लगने वाला, सारे प्रयास व्यर्थ और बेकार के हैं। इसको कहते हैं यही वाला भाई, री इन्वेंटिंग द व्हील। बेकार की मेहनत करना, वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम, क्रिएटिंग थिंग्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो चीज पहले से दुनिया में है, तुम भी उसी को करने में लगे पड़े हो, समय जाया कर रहे हो। मुझे लगता नहीं उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता है। ऐसी चीजों को, गैर जरूरी चीजों को यह कहा जाता है भाई, गो ऑफ एट अ टेंजेंट। अगर मैं टेंजेंट वर्ड से वाकिफ हूं तो भाई मुझे पहले मैथ्स का एडवांस्ड पार्ट थोड़ा सा आना चाहिए। इसको आप कहते हैं एक वृत्त या सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। इसको कहते हैं भाई कॉर्ड। इसको कहते हैं आप रेडियस, पूरा हो तो डायमीटर। अरे हाँ या ना। और कोई चीज ऐसे आपको जरा जरा टच मी करके चल देती है, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। बोलो क्या चीज? टेंजेंट। और ये कहीं पर भी टच करके निकल सकती है लाइन, इधर 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 इधर, मल्टीपल जगह पर। अरे हाँ या ना। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है आपसे प्रश्न कुछ पूछा जाता है और आप टॉपिक चेंज कर कर कुछ और ही बात कह देते हो। इसका मतलब हो गया विषय या प्रसंग से हटकर बात करना। बात कही जा रही थी कुछ और तुमने जवाब दिया कुछ और। हो सकता है तुम यहां से थोड़े से, या हो सकता है तुम सामने वाले को यहां से थोड़ा सा। तो इसको कहते हैं गो ऑफ एट टेंजेंट। इसका मतलब एकदम से, एकदम से अपना रुख बदल देना,
एकदम से बातचीत का विषय चेंज कर देना, उसको कहते हैं गो ऑफ एट अ टेंजेंट। लिख लीजिए प्लीज, गो ऑफ एट अ टेंजेंट, मुख्य विषय को छोड़कर दूसरी बात करना। टू सडनली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट। कोई आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, और आप कहो कि टीपू सुल्तान मैसूर में रहता था, तो आप कहोगे ये कैसी बातें कर रहा है, पूछा क्या है, जवाब क्या है। इसका मतलब कुछ लोग इसलिए भी टेंजेंट को छेड़ देते हैं ताकि किसी बिंदु पे चर्चा ना हो। अगर पिताजी पीटीएम से लौटे हैं, आपको पता है कभी प्रसंग छिड़ सकता है, तो आप जानबूझ के दाएं बाएं बातें करते हो ताकि वो बिंदु ही ना आए, ना बात आएगी ना फिर बात उठेगी। इसको आप इस नाम से जानते हैं भाई। नेक्स्ट आता है पार्टिंग शॉट। बेटा एग्जामिनेशन में पार्टिंग शॉट को हम पार्थियन शॉट भी कहते हैं, उतार लेना, पार्थियन शॉट। चाहे ये कह दो चाहे गंगाधर ही शक्तिमान है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयरवेल? विदा, विदाई पार्टी। तो पार्टिंग का मतलब होता है विदा होना। कई बार ऐसा होता है हम किसी जगह से विदा होते 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 जाते समय कोई ऐसी तीखी और कड़ी व्यंग बाण मार के आते हैं, तो पब्लिक को लगता है कि हाँ भाई बोल के गया। उसको कहते हैं जाते जाते छीटा कशी करके जाना, जाते जाते कुछ ऐसी जलीकटी बात कह देना कि जो भी महफिल बैठी थी उसको फील हो जाए। उसको बोलते हैं बेटा पार्टिंग शॉट। ये यूज किया जाता है उन योद्धाओं के लिए जो घोड़े पर बैठकर दौड़ा करते थे और इन घोड़ों का पीछा करते थे दूसरी टीम वाले लोग, दूसरी सेना वाले लोग आगे चलकर एकदम से पीछे मुड़ते थे और तीर से वार कर देते थे पीछा करने वालों का, जाते जाते इनके मजे ले जाते थे। ऐसे शॉट को कहते थे पार्थियन शॉट। तो जाते जाते कुछ ऐसा करके जाते थे जिससे ये किसी लायक ना बचे। इसका मतलब ऐसी बात बोलो कि महफिल एक बार सिक्ते में आ जाए कि बोल के क्या गया था ये। उसको कहते हैं पार्थियन शॉट। लिखो बेटा पार्थियन शॉट का, जाते जाते कोई तीखा जवाब, जाते जाते कोई तीखा जवाब या कड़ी आलोचना करके जाना, कोई तीखी टिप्पणी करके जाना, कोई बिटर रिमार्क पास करके जाना, उसको कहते हैं पार्टिंग शॉट या पार्थियन शॉट। ये एक बार एग्जामिनेशन में देखा गया है 1-2 साल पहले, और इसका मतलब जाते जाते किसी पे बाण मार के गया है। उसको कहते हैं कटु आलोचना करना जाते जाते। और ये रिमार्क कब किया जाता है? महफिल के दौरान या जाते समय। तो एग्जिट के टाइम दिया गया एक बिटर रिमार्क, उसको कहते हैं पार्थियन शॉट या पार्टिंग शॉट। अगला आता है इडियम हमारा, एक बार इसको रिवाइज करा दो फटाफट से। डेड हीट का मतलब निर्णय अभी। इसका मतलब बैटल कैसा है, कोई मैच कैसा है, या तो टाई या फिर 1-1 की स्थिति बना लो। ऑन शैंक्स मेयर यानी पैदल, ऑन फुट पैदल, क्योंकि शैंक के ऊपर पूरा वेट आता है व्हेन यू आर ऑन फुट। री इन्वेंटिंग द व्हील, ऐसा काम कर रहे हो जिसकी आवश्यकता, जो भी कर रहे हो वह बिल्कुल खराब है। अगर खाना बनने के लिए सब्जी कट चुकी है और आप कटी हुई सब्जी को और पतला पतला काट रहे हो तो जरूरत नहीं है भाई, बन जाएगी। लेकिन पंचायती करने की आदत, इसको कहते हैं समय जाया करना। और इसका मतलब होता है मुद्दे से हटकर कोई प्रसंग छेड़ देना, चाहे पीछे आपकी कोई चालाकी समझदारी हो, या हो सकता है आप इतने समझदारी ना हो कि प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ। पार्टिंग शॉट यानी जाते समय कटु टिप्पणी करके निकलना, इसको पार्टिंग शॉट कहते हैं। और ऐसे आर्चर्स, ऐसे धनुर्धर जो लौटते समय उनका पीछा कर रहे योद्धाओं को पलट के बाण मार के जाते थे और इनका आने वाला जो जीवन था वो खत्म हो जाता था, ऐसे शॉट को कहते हैं पार्टिंग शॉट। नेक्स्ट आता है इसके बाद जंप ऑन द बैंड वैगन। अगर मैं वैगन की बात करता हूं तो ये गाड़ी को कहा जाता है बच्चों, गाड़ी को वैगन कहा जाता है। और जब मैं बैंड वैगन की बात करता हूं तो ऐसा ऐसा वैगन, ऐसी गाड़ी जो बैंड वादन के साथ है। इसका मतलब ऐसी बात जो फिलहाल किसमें है, बोलो, ट्रेंड में।
और मैं भी उसी ट्रेंड का हिस्सा बन गया। जैसे आजकल कई तरह की चीजें हमारे ट्रेंड में आती हैं सोशल मीडिया के मार्फत। कई बार साड़ी पहन के महिलाएं फोटो खिंचवा रही, और वो सारी साड़ी 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 हो रही है, लाल साड़ी लाल साड़ी लाल साड़ी हो रही है, काली साड़ी काली साड़ी काली साड़ी। उसके अलावा पुरुषों में भी कई तरह के ट्रेंड हैं। आपने भी देखा बढ़िया ट्रेंड चल रहा है, मैं भी कर लेता हूं, तो इसका मतलब आप भी ट्रेंड का हिस्सा बने। बोलो हाँ या ना। जो चीज अभी प्रचलित है, आप भी उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, आप भी उसके में अंदर हिस्सेदारी कर रहे हो, उसको कहते हैं जंप ऑन, यानी पार्टिसिपेट इन द ट्रेंड। जो अभी चल रहा है प्रचलन, उसका हिस्सा बन जाना। जंप ऑन द बैंड वैगन। लिखो भाई साहब इसका, किसी लोकप्रिय चलन में शामिल हो जाना, किसी लोकप्रिय चलन में शामिल हो जाना। टू ज्वाइन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज पॉपुलर, टू ज्वाइन एन एक्टिविटी बिकॉज इट्स पॉपुलर, उसको कहते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन। नेक्स्ट आता है बच्चों साइड स्प्लिटिंग। साइड स्प्लिटिंग का मतलब होता है, साइड का मतलब अगल और बगल, यानी ये वाली जगह। और साइड स्प्लिटिंग, कोई ऐसी आपने मूवी देखी जिसमें हंस हंसकर आपका पेट दुख गया। साइड स्प्लिटिंग का मतलब होता है हंस हंसकर पेट दुख जाना। लिखो भाई, हंस हंसकर पेट दुख जाना, ऐसी चीज जो आपको हंसा हंसाकर लोटपोट कर दे, उसको कहते हैं साइड स्प्लिटिंग। अंग्रेजी में एक वर्ड आता है हिलेरियस। हिलेरियस, ऐसी बातें जो गुदगुदा दे, जिसमें आपको पेट पकड़ पकड़ के हंसना पड़े, उसको कहते हैं साइड स्प्लिटिंग मूवी। इसका मतलब ऐसी मूवी जो बहुत ज्यादा हिलेरियस या कॉमेडी हो, हंसा हंसा के लोटपोट कर दे, उसको ये कहेंगे भाई। अगला है पुल वन सेल्फ टुगेदर। पुल का मतलब खींचना, वन सेल्फ का मतलब अपने आप को, टुगेदर का मतलब साथ। अगर ध्यान से समझें, इसका मतलब कोई हादसा हो गया लगे, कोई हादसा हो गया दिखता है, यानी हाथ इधर पैर इधर सिर इधर टांग इधर टांग इधर, इस स्थिति में यानी पूरी तरह से शत विक्षत बिखर से गए हैं। कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें व्यक्ति बिखर सा गया है और जैसे तैसे अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और दोबारा से जैसे तैसे खड़े होने का प्रयास कर रहा है। इसको बोलते हैं जैसे तैसे अपने आप को संभालने की कोशिश करना। अक्सर जब मानसिक द्वंद चलता है, कोई परेशानी आती है, मेंटल ट्रॉमा कोई व्यक्ति देख लेता है, तो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए उसको अपने आप को सहेजना पड़ता है, संभालना पड़ता है। पुल वन सेल्फ टूगेदर, इसका मतलब एक दूसरे को इस तरह से ट्रीट करें कि जैसे तैसे अपने आप को दोबारा से खड़े करने योग्य बना पाना। अक्सर हादसों के बाद में यही होता है। कोविड काल में काफी लोग टूट गए थे, उसके बाद जैसे तैसे अपने आप को इकट्ठा करके संभाला और दोबारा से खड़े होने का प्रयास किया। इसको कहते हैं अपने ऊपर नियंत्रण करना, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना, अपने आप को संभालना, इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल में लेना, स्थिति को अपने काबू में लेना। पुल वन सेल्फ टुगेदर, तो वो बिखरा हुआ व्यक्ति अपने सारे हाथ पैर उठा के जोड़ता है और फिर खड़ा होकर दोबारा से अपना बचा हुआ जीवन को अच्छे से जीने की तैयारी करता है। उसको कहते हैं अपने आप को हालातों के, खराब हालातों के चलने के बाद भी संभालने के प्रयास करना। अगला है बेटा कैश स्ट्रैप्ड। कैश का मतलब ये होता है, स्ट्रैप्ड का मतलब ये चीज आपसे दूर हो गई। इसका मतलब बढ़िया स्थिति है या स्थिति काफी कमजोर है। लिखो बेटा हाथ तंग होना, कैश स्ट्रैप्ड। शायद ये पिछली क्लास में भी कुछ आया था। लिखो बेटा हाथ तंग होना, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ फंड्स, एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। ये आया था क्या पहले? वो तो क्या था, एक आया था जिसमें आप वॉल से जाके टकरा रहे थे, ऑन देमो गिरना, गो टू द वॉल। अब क्या आ रहा है, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, यानी आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन ये व्यक्ति नहीं सर, ये तो दीवार है, यानी रिस्पॉन्सिव नहीं है,
आप बातें कर रहे हो लेकिन वो सुनकर अनसुना कर रहा है, प्रॉपरली तरीके से आपको इग्नोर कर रहा है, उसको कहते हैं लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। मुझे तो ऐसा लगता है मैं बात किससे कर रहा हूं। तो आजकल के माँ बाप बच्चों को बोलते हैं ये कर दे वो कर दे, लेकिन वो स्क्रॉलिंग में लगा होता है, रीले देख रहा होता है, बच्चा इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है और माँ बाप के सारे वचनों को दाएं बाएं कर रहा होता है, तो मम्मी पापा के मुंह से ये निकलता है मैं बात किससे कर रहा हूं, दीवार से बात कर रहा हूं क्या, जवाब क्यों नहीं देता तू। बेसिकली लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, इसका मतलब या तो आप अपने काम में इतना बिजी हैं कि किसी के बात पर ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हो, या आप चाहते ही इग्नोर करना हो, आप उनकी बात पे ध्यान देना ही नहीं चाहते, उनको आप तूल नहीं देना चाहते। लिख लो बेटा, लाइक टॉकिंग टू अ, क्या है पूरा पढ़ो भाई साहब, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, किसी बात को अनसुनी करना, किसी बात को डेलिब्रेटली इग्नोर करने की कोशिश करना, किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करना जो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। एक बार जल्दी से बता दो इनका अर्थ क्या है भाई। जंप ऑन द बैंड वैगन, फॉलो ट्रेंड, कोई चलन चल रहा है आप भी उसका हिस्सा बन गए। साइड स्प्लिटिंग, इसका मतलब गुदगुदाने वाला, हंसा हंसा के लोटपोट करने वाला, साइड स्प्लिटिंग, इसको हिलेरियस कहते हैं। पुल वन सेल्फ टुगेदर, कैसे भी अपने आप को संभाल लेना, कैसे जैसे स्थिति को क्या कर लेना, मैनेज कर लेना। कैश ट्रैप्ड, इसका मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस। इन द रेड, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना जो आपकी बात को बिल्कुल तूल नहीं दे रहा, उसे रत्ती पर फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे लोग आजकल घूम रहे मार्केट में। नेक्स्ट आता है इसके बाद रोज कलर्ड ग्लासेस। भाई रोज पॉजिटिव बात या नेगेटिव, रोज यानी गुलाब, बताओ कैसा आइटम है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ जी, ग्लासेस का मतलब नहीं आ रहा है समझ, बताओगे। हाँ जी, ग्लासेस का मतलब होता है, बोलो क्या, स्पेक्टिकल्स, चश्मा। और वो चश्मे के जो कांच है ना, वो कौन से रंग के हैं, गुलाब के रंग के, यानी जीवन में अच्छी अच्छी बातें ही देखना, नेगेटिव चीजों से दूर रहना। ऐसी लोग जो समाज की बुराइयां हैं, नेगेटिविटी हैं, उन सबसे वो कोसों दूर रहने का कोशिश करता है, वो जीवन में अच्छाइयों को ही गले लगाता है, उसको कहते हैं रोज कलर्ड ग्लासेस। लिखो बेटा, रोज कलर्ड ग्लासेस का जो भी चीज नेगेटिविटी है, जो रियलिटी है, जो कड़वाहट है जीवन की, उसको देखने की कोशिश ही ना करना, सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखना। तो पुराने जमाने में कथा सुनी थी सिद्धार्थ की, जो कहीं का राजा हुआ करता था, राजकुमार था, और उस समय उसको जीवन की अच्छी अच्छी बातें दिखाई जाती थी, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने देखा कि जीवन में दुख भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, दुनिया से छोड़कर जाना भी होता है, विरह भी होता है, वियोग भी होता है, बहुत कष्ट है जीवन में। तब उसको पता लगा, तब उसको पता लगा कि जीवन को जो मुझे घर वालों ने दिखाया था, नेगेटिविटी से बचाने का प्रयास किया था, भाई साहब मुझे ये वाला कांच पहना रखा था, जीवन की अच्छाइयां ही दिखाते थे, बुराई तो कभी दिखाई ही नहीं। उसको कहते हैं टू वियर रोज कलर्ड ग्लासेस। इसका मतलब जीवन में केवल और केवल क्या दिखने का काम, जबकि वास्तविकता रियलिटी तो है वो काटने वाली होती है, बाइटिंग रियलिटी, हम उसको देखना ही नहीं चाहते। भाई अगर जीवन है तो प्लस भी होगा माइनस भी होगा, लेकिन आपको चश्मा वो पहनाया गया जिसमें अच्छाई बताई गई। ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव गुण होते हैं, लेकिन आपको जब भी किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए तो ऐसा बताया जाए कि उससे बढ़िया कोई है ही नहीं, वो हमेशा नंबर वन पे बताया गया, अमिताभ बच्चन है तो हीरो ही होगा, शाहरुख खान है तो हीरो ही होगा, लेकिन पता लगे किसी मूवी के अंदर वो विलन बन के भी छा गया। अरे हाँ है ना, अभी एक मूवी आई है कौन सी, धुरंधर 1, बताओ, जो कभी नहीं चला ऐसा चला और गुंडागर्दी में चल गया। उसको कहते हैं क्या चीज, किसी चीज के अंदर ऐसी नजर से देखना कि आपको जीवन की क्या चीज नजर ना आए। अच्छी बात है बुरी बात है, क्या बच्चों को ये वाला चश्मा पहनाना चाहिए, नहीं, उनको रियलिटी से रूबरू कराना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर ऐसे लोग मिलते हैं तो लोग परेशानी में आते हैं कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। चलो आगे आता है अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर।
इसी को कहते हैं अ साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ, अरे रिलीफ का मतलब होता है बेटा राहत, राहत। और साई का मतलब होता है आहें भरना, राहत की सांस लेना, राहत की आहें भरना। इसका मतलब कोई बड़ी ट्रबल, टेंशन, प्रॉब्लम आपसे दूर हो गई। लिखो बेटा, एक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, इसका मतलब जीवन में कुछ सुखद व ताजगी देने वाला, समथिंग दैट इज रिफ्रेशिंग एंड इनोवेटिव और न्यू। कुछ नयापन है जीवन में, वो मोनोटनस और बोरिंग लाइफ नहीं है, समथिंग न्यू। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कुछ नएपन का एहसास हो रहा है। तो जब आपको पता है बच्चे पुरानी क्लास को पास कर लेते हैं और नई क्लास में जाते हैं, तो उनको नई नई किताबें मिलती है और दिल को लगता है कि हाँ कुछ एकम्प्लिश किया है जीवन में नई नई किताबों को देखकर। और कुछ बच्चे तो उन किताबों को खोल के सूंघते हैं, खुशबू बहुत बढ़िया आती है नई किताबों की, तो एक फ्रेश एयर का एहसास होता है कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है। इन किताबों को भी हम ऐसे ही रखेंगे साल के अंत तक नया, बिल्कुल है ना। तो ये होता है ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी ताजगी का एहसास। अगला है बेटा प्लेन एज डे, दिन में उजाला या अंधकार, दिन में उजाला या अंधकार। उजाला और प्लेन का मतलब इतना ही स्पष्ट जितना दिन के उजाले में दिखता है, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट दिखना, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। इसको कहते हैं क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट, एकदम साफ, अंधे को भी दिख जाए साहब। इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। अरे क्या बोलते हैं भाई, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट। इसका मीनिंग होता है एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अगला है ओल्ड हैंड, यानी हाथ, और वो भी बुजुर्ग के। इसका मतलब अनुभवहीन या अनुभवी। लिखो वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, अनुभवी व्यक्ति, अत्यंत अनुभवी व्यक्ति, उसको ओल्ड हैंड कहते हैं। जो अपने काम में दक्ष या माहिर होता है उसको कहते हैं, पक्का खिलाड़ी है, उसको कहते हैं ओल्ड हैंड। इसका मतलब तजुर्बेकार है। रीच फीवर पिच, कई बार मैच 2020 वाला 17 या 18 ओवर के बाद में एक नया रूप लेता है और आपको आपको चेयर पे यहां बैठने को मजबूर कर देता है। कहां बैठने को मजबूर करता है, यहां। इसका मतलब बेटा जो भी चल रहा है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ऐसे समय जो मैच है वो बहुत ज्यादा क्या है, आपको क्या देने योग्य हो चुका है, थ्रिल, एक्साइटिंग। इसका मतलब लिख लो अति उत्तेजित हो जाना, टू बी ओवर एक्साइटेड, अति उत्तेजित हो जाना, टू बी ओवर एक्साइटेड। और टू रीच अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, टू रीच अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, टू रीच अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंच जाना। इसी समय व्यक्ति अपने नाखून चबा चबा के छोटे कर लेता है, आप कहते हो इट्स अ नेल बाइटिंग मैच। अति एक्साइटेड हो गया कि नाखून चबा गया। अब बताओ रोज कलर्ड ग्लासेस का मतलब जीवन में केवल और केवल क्या देखते हो, पॉजिटिविटी ही देखते हो, नेगेटिविटी से दूर रखा गया है। अब ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, इसका मतलब राहत की सांस, या मैं कहूं तो कुछ तरोताजगी देने वाला दृश्य। प्लेन एज डे, इतना जितना दिन में दिखाई देता है, एकदम स्पष्ट। ओल्ड हैंड का मतलब माहिर, दक्ष, पारंगत या किसी काम में माहिर व्यक्ति। रीच फीवर पिच, जैसे बुखार अपने चरम पे आ जाता है 100 के ऊपर डिग्री 4, इसका मतलब एक्सट्रीम लेवल का एक्साइटमेंट हो गया है, उसको कहते हैं टू रीच फीवर पिच। और अब आगे, जो भी लोग फुटबॉलर्स हैं, जो भी लोग एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है, क्या आपने कोई ऐसा नाम सुना है भाई, तो सॉकर इज द अनदर नेम फॉर कौन सी बॉल, फुटबॉल। और फुटबॉल खेलते समय आपको ऑन शैंक्स मेयर रहना पड़ता है, पैदल चलना दौड़ना यही करना पड़ता है। ऑन द बॉल, इसका मतलब कोई व्यक्ति है, या मैं कहूं तो कोई खिलाड़ी है जो पूरी तरह से अपने पैर के नीचे क्या रखकर बैठा हुआ है, बोलो,
यानी आगे वाला खिलाड़ी क्या करेगा, आप बिल्कुल तैयार और मुस्तैद एकदम अलर्ट बैठे हो, आएगा इधर से आएगा तो इधर कर दूंगा, इधर से आएगा इधर कर दूंगा। यू आर ऑन द बॉल, यू आर ऑलरेडी वेरी वेरी अलर्ट। लिखो, बिल्कुल तैयार या मुस्तैद बैठना, किसी परिस्थिति के लिए एकदम तैयार होना, ऑन द बॉल, रेडी टू एक्ट, कभी भी हरकत करने को तैयार। लिख लो बेटा, अलर्ट, इनएक्टिव, सतर्क और सक्रिय होना, बीइंग अलर्ट एंड क्विक टू रिएक्ट, एकदम मुस्तैद, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हुआ करते हैं। या खिलाड़ी का नाम सुना होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नाम सुना है क्या? वो हमेशा बिल्कुल तैयार रहता है, एकदम से कुछ भी करने को उसमें क्षमता रहती है, उसको कहते हैं यही वाला। अगला है, someone's heart is in the right place, यानी दिल जहां होना चाहिए दिल वहीं है। कुछ लोगों का दिल की जगह बदल जाती है। अगर दिल वहीं पे है जहां होना चाहिए, इसका मतलब कैसे दिल का इंसान है? ऐसे व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करते, हर एक के लिए भला करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं नेक दिल का इंसान, जो किसी का भी बुरा ना करे। ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जनाब। लिखो बेटा, ऐसा व्यक्ति जो किसी का बुरा ना करे, हर एक का भला ही भला करे, ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं हिज हार्ट वॉज ऑलवेज इन द राइट प्लेस फॉर द पुअर, यानी गरीबों के लिए या किसी के लिए आप हमेशा नेक दिल रहे। ऐसा व्यक्ति जो लोगों को बहुत काइंडली ट्रीट करता है, ऐसा व्यक्ति जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है, उसको कहते हैं यही। क्या आपने रतन टाटा जी का नाम सुना था भाई? वो व्यक्ति थे जो हर किसी के लिए मदद को हमेशा आमादा रहते थे। ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं बेनेवोलेंट। अरे क्या कहते हैं? बेनेवोलेंट का मतलब भी होता है, बोलो क्या? ऐसे व्यक्ति को ही आप कहते थे, बोलो क्या भाई? जेनरस। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी जरूरतमंद के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसको कहते हैं समवन हार्ट इज इन द राइट प्लेस, यानी इंसान है तो दूसरों के लिए परेशानी को समझने वाला होना चाहिए, उसको ये कहते हैं someone's heart is on the right place। चलो, अगला है गो पियर शेप्ड। अगर मैं पियर की बात करता हूं तो ये नाशपाती होता है। अगर नाशपाती की बात करते हैं तो शायद कुछ ऐसा सा फ्रूट होता है। अरे हाँ या ना? ऐसे से फ्रूट को आप क्या कह लेते हैं, बोलो? थोड़ा नीचे से और चौड़ा कर दिया जाए। चलो, कुछ ऐसा सा फ्रूट हुआ। अरे हाँ या ना? ऐसा कर दूं या मैं इसको पकड़ के उल्टा कर दूं? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, नाशपाती के नाम पर ऊपर वाला भी नाशपाती है और नीचे वाला ये भी क्या है, बोलो? इसका मतलब मुझे लग रहा था ये है, लेकिन निकल तो ये गया। इसका मतलब मैं जो सोच रहा था उसके उल्टी बात हो गई। लिखो बेटा, गो पियर शेप्ड। पियर शेप में ऊपर छोटा नीचे मोटा या ऊपर मोटा नीचे छोटा, कैसा भी हो सकता है। इसका मतलब योजना उल्टी पड़ जाना। सोचा था क्या, क्या हो गया? हमने सोचा था ऐसा होगा, ये तो उल्टा ही पड़ गया साहब। इसको कहते हैं गो पियर शेप्ड, यानी योजना उल्टी पड़ जाना, योजना बिगड़ जाना, किसी भी प्लानिंग, कोई ऐसी प्लानिंग जो फेल हो गई, या प्लानिंग वेंट रॉन्ग, कोई प्लानिंग गलत हो गई। हमने सोचा था ये होगा लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया था। इसको कहते हैं गो पियर शेप्ड। हमको लग रहा था कुछ ऐसा सा आएगा रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट उल्टा आ गया। इसका मतलब योजना बिल्कुल उल्टी हो गई, फ्लॉप हो गई। अगला होता है बेली लाफ। बेली इज द अदर नेम फॉर, बोलो क्या लिखा है? स्टमक, यानी पेट पकड़ के हंसना। अभी भी तो साइड स्प्लिटिंग आया था, यानी खूब हंसना, हंसी रुकी ना पाए। कुछ ऐसे कुछ ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं जो आपको बेली लाफ देते हैं, साइड स्प्लिटिंग स्टेटमेंट्स करते हैं, उनको कहते हैं बेली लाफ, यानी खूब जमकर हंसना। चलो बेटा, अगला अगला आता है बेटा, रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड। ये ब्राइड कौन होती है, बोलो?
दुल्हा या दुल्हन, दुल्हन। और परेड का मतलब है अभी नई दुल्हन है, यानी मुझे लगता है वो वाला क्षण होने वाला है, शादी ब्याह वाला। अरे हाँ या ना? हिंदूज में देखूं तो वरमाला वाला, और क्रिश्चियंस में देखूं तो वो सफेद गाउन में आ चुकी है। अरे हाँ या ना? ठीक है। और उसकी परेड होने वाली है, यानी वह मौका जब आए हुए सारे लोग, जिनका ध्यान दुल्हन पे होता है या खाने पे होता है, सॉरी ज्यादा खाने पे होता है, लेकिन दुल्हन पे भी होता है भाई। और गर्ल्स और लेडीज ज्यादा देखती हैं पहना क्या है, कलर कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है, आपको नहीं लग रहा मेकअप थोड़ा ज्यादा है? तो अब देखो, और उसके इस इंपॉर्टेंट सेरेमनी पे क्या हो गई, यानी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, और उस दिन काम बिगड़ गया। उस दिन हमारा टेस्ट था, मुझे जाना था एग्जाम देने कहीं दूर, और उस दिन ओलावृष्टि शुरू हो गई, झमाझम बारिश, कोई मिल ही नहीं रहा यहाँ पे मुझे लेके जाने को। तो आप कहोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था और उस दिन काम बिगड़ गया। लिखो, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण दिन पर काम बिगड़ जाना। दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उस दिन काम बिगड़ गया, यानी यानी खुशी का मौका था और खुशी में व्यवधान पड़ गया, खुशी में खलल पड़ गया। उसको लिखो, खुशी में प्रॉब्लम आ गई। नहीं ऐसे मत लिखो, आप लिखो हैप्पीनेस में एकदम से झटका लग गया, हमें लग रहा था ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लिखो, टू स्पॉइल समवन स्पेशल मोमेंट, टू स्पॉइल समवन स्पेशल मोमेंट। तो कई बार किसी का जन्मदिन होता है, वो सेलिब्रेशन को तैयार होता है, और घर के भाई बहन अपने ही होते हैं जी, वो आके कुछ ऐसा स्टेटमेंट देके जाते हैं कि आपका पूरा दिमाग का दही कर देते हैं। आप कहते हो पूरा का पूरा प्रोग्राम चौपट कर दिया, काहे का जन्मदिन। इसका मतलब आपका जो एक महत्वपूर्ण टाइम था उसको किसी ने स्पॉइल कर दिया। अरे हाँ है ना? ये आप इंजॉय करने का टाइम था, कबाब खाने का टाइम था, उसमें हड्डी निकल गई। रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड, इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्षण था जिसको सेलिब्रेट करना था, और वो पूरी तरह से रुइन हो गया। ऑन द बॉल, ready and alert, someone heart is in the right place, benevolent, kind, दयावान इंसान, जो गरीबों का मसीहा हो, उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हो, उसको। वो पियर शेप्ड, सोचा था क्या क्या हो गया, योजना पूरी तरह से उल्टी पड़ गई, बिगड़ गई। बेली लाफ, बहुत जमकर हंसना। रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड, किसी इंपॉर्टेंट दिन वाले दिन काम बिगड़ गया, कोई आपका सेलिब्रेशन का टाइम था जो रूइन हो गया। चलो इनको एक बार कॉपी डाउन कीजिए प्लीज। श्वेता, कलेक्टिव नाउन्स उतारिए बेटा, कलेक्टिव नाउन्स। ये भी पढ़ लो। चलो भाई अगला देखो, गिव समवन द शर्ट ऑफ वंस बैक। शर्ट के साथ ऑफ लग गया, इसका मतलब शर्ट को उतार दिया। आपने किसी व्यक्ति को देखा जो जो बिना वस्त्रों के था या अत्यंत गरीब था, उसकी गरीबी देखकर आपको तरस आ गया और आपने अपनी कमीज को उतार दिया, उसको दे दी। यानी हमेशा दूसरों के प्रति दयावान रहने वाला,
कि मेरा तो कोई बात नहीं, देख लूंगा, वो जिंदा रह जाए बड़ी बात है। गिव समवन द शर्ट ऑफ वंस बैक, लिखो अत्यधिक उदार होना, अत्यधिक दयालु होना, किसी का दुख देख ना पाना, अपनी कोई भी चीज किसी को देने योग्य होना। क्या आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना है? रामायण के पात्र थे या महाभारत के? बताओ स्तुति। महाभारत के। कौन थे ये? कुंती के बेटे को, मतलब उन्होंने ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ठीक है, अनऑफिशियल। चलो, गिव समवन द शर्ट ऑफ वंस बैक, इसका मतलब क्या हो गया बोलो? इसका मतलब अपनी सबसे अच्छी से अच्छी चीज किसी की मदद के लिए देने को तैयार, उसको कहते हैं ये अत्यंत नेक दिल का इंसान। एवर सपोर्टिव एंड हेल्पिंग, कोई भी अगर दुखी या कोई भी परेशान व्यक्ति सामने आ जाए तो अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज भी अगर मांगी जाए तो वो दे दे, इसको हम कहते हैं ये वाला। अत्यधिक उदारता दिखाना, अत्यधिक उदार हो जाना, टू बी एक्सट्रीमली जेनरस, टू बी एक्सट्रीमली जेनरस। अगला आता है बच्चों टॉफी नोज्ड। अगर हम टॉफी की बात करते हैं तो बेटा कुछ ऐसी सी चीज को आप टॉफी कह लेते हो, और इसका जो रैपर होता है उसको शायद थोड़ा घुमाया जाता है, अरे हाँ या ना, इसको ऐसे कर कर घुमाया जाता है तब टॉफी पैक होती है। तो टॉफी नोज का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी नाक को इस तरह से घुमा के रखता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को कैसा मानता है भाई? उसको कहते हैं कुलीन मानता है, हाई ब्रेड, यानी उच्च घर में जन्म लिया है जिसने, उसको हाई ब्रेड कहते हैं भाई। अपने आप को औरों से बहुत बढ़िया मानता है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या होता है बोलो? प्राउड या प्राउडी? तो आपको बताना चाहूंगा प्राउडी जैसा कोई वर्ड अंग्रेजी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्लैंग है। इसका मतलब घमंडी होना। लिखो टॉफी नोज्ड यानी घमंडी होना, जहां आप अपने आप को औरों से कहीं बेहतर मानते हो, औरों को अपने पैरों की जूती समझते हो, आप कहते हो आपसे बढ़िया कोई नहीं, इसको कहते हैं कॉन्सीटेड। एक ऐसी गलत फहमी पाले बैठना कि यू आर दी बेस्ट, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कॉन्सीटेड। ऐसा व्यक्ति अपने आप को छत से भी ऊपर मानता है, इसलिए एक वर्ड बनता है सुपरसीलियस। बेटा ओयूएस से विशेषण बनता है, इसको कहीं सीलिंग से जोड़ लेना, सुपर यानी छत से भी ऊपर मानता है, सुपरसीलियस इसका मतलब अपने आप को ओवर द टॉप मानता है, इसका मतलब घमंडी है। ऐसे व्यक्ति को आप अभिमानी कह सकते हो, अभिमानी। तो बेटा अंग्रेजी में दो शब्द आते हैं, कहो तो इन पे चर्चा छेड़ दूं। एक आता है ईगोइस्ट और एक आता है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, अगर मैं इन दोनों वर्ड को देखता हूं तो लगभग पर्यायवाची से लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस पता है तो कम आउट विद द डिफरेंस। ईगो का मतलब क्या होता है बेटा? ईजीओ, ईगो, इसका मतलब होता है मैं। इसी को हम कहते आए हैं बचपन से, बोलो क्या? अहम। अरे हाँ या ना? तो ऐसा व्यक्ति जो केवल हर बात में किसको आगे रखता है? ईगो को। ईगोइस्ट कहलाता है। मुझे बता मेरा क्या फायदा, दुनिया जाए भाड़ में, बता मुझे क्या मिलेगा इसका मतलब, इसका मतलब व्यक्ति इसको अहमियत देता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? सेल्फिश। ऐसे व्यक्ति को आप जो स्व को ही देखता है, इसको क्या कहते हो? बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसको इगोइस्ट कहते हैं, स्वार्थी व्यक्ति जो हर काम में अपने आप को पीओवी अपने हिसाब से सेट करता है, मुझे बेनिफिट होगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, इसको कहते हैं इगोइस्ट। एक और व्यक्ति है, बोलो ईगो। ऐसा व्यक्ति में बहुत ज्यादा अहम होता है। इस अहम का मतलब होता है अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है? अभिमान। मैं कहता हूं रावण में क्या था बोलो? रावण को रामचंद्र जी ने बोला था, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा है। कि जो मैं होती है ये बहुत खतरनाक होती है, इसको कहते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, बोलो क्या? घमंड। तो ईगोटिस्ट वो होता है ऐसा व्यक्ति जो कौन सा मंडी हो? तो बेटा इसको घमंडी कहते हैं।
ऐसे व्यक्ति को ईगोटिस्ट। बताओ रावण सेल्फिश था या ईगोटिस्ट? आप कहोगे सर रावण के लिए तो ये बेहतर रहेगा, तो यह हैशटैग बना के क्या लिख डालो, रावण। वो ईगोटिस्ट था, अभिमानी था, वो किसी को कुछ नहीं समझता था, सारी शक्तियां उसके पास में थी और इस वजह से उस चीज का उसको घमंड था, ईगोटिस्ट। तो रावण वॉज एन ईगोटिस्ट। और ईगोइस्ट होता है बच्चों सेल्फिश व्यक्ति। तो टॉफी नोज के लिए कौन सा वर्ड जाएगा सूट? प्राउड, हॉटी, कॉन्सिटेड, सुपरसिलियस, और यहां से कौन सा? ऐसे व्यक्ति को क्या कहूंगा? ईगोटिस्ट। जिसमें ईगोटिज्म हो उसको ईगोटिस्ट कहेंगे, यानी दूसरों को तुच्छ समझने वाला, अपनी नाक को हमेशा सिकोड़ के रखने वाला, किसी को देखकर खुश नहीं, हर एक को अपने योग्य न समझने वाला। ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, अगर मैं कोई तस्वीर बनाऊं जिसमें ये ईयर और ये ईयर, ये आंख और ये आंख, ये नाक, और यहां से यहां तक मुस्कुरा रहा है ईयर टू ईयर, इसका मतलब खुल के मुस्कुराने वाला। लिखो अत्यधिक खुश व्यक्ति। ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसका मतलब बहुत ज्यादा खुश है। लिखो बेटा बहुत ज्यादा खुश, बहुत बड़ी मुस्कान, अ वेरी वाइड स्माइल, आइकॉनिक स्माइल। ऐसा गार्डन, ऐसा गार्डन जिसमें भालू 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 हो। अगर एक ही गार्डन में बहुत सारे भालू होंगे तो शांति होगी या शोर शराबा? इस शोर शराबे को ही हम कहते हैं स्टेट ऑफ केओस। केओस का मतलब होता है बेटा शोर शराबा। ऐसी जगह जहां पांडे जी की सीटी भी काम नहीं कर पाती, इसको कहते हैं पैंडेमोनियम, यानी शोर शराबा युक्त स्थान। पैंडेमोनियम, जहां पांडे जी की सीटी भी काम नहीं कर पाती, केओस होता है। बहुत ज्यादा अप्रोवर, अप्रोवर मतलब शोरगुल, बहुत ज्यादा ट्यूमुल्ट होता है। ट्यूमुल्ट इसका मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा शोर शराबा। बेयर गार्डन, इसका मतलब जब घर वाले बाहर चले जाते हैं तो बच्चे खूब धमाचौकड़ी मचाते हैं, पार्टी यूं ही चल लेगी, फिर आंटी पुलिस बुला लेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको कहते हैं बेटा बेयर गार्डन। इसका मतलब भालुओं का गार्डन, इसका मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा वाली जगह है। ये हम पढ़ चुके हैं शायद, बीमिंग ईयर टू ईयर, बोलो हाँ या ना, यानी बहुत खुश होना। एक बार बता दो बेटा, किसी गरीबी को देखकर आपने अपनी कमीज भी दे दी, यानी अपना सर्वस्व देने को तैयार, दानवीर कर्ण, हैशटैग बनाइएगा। सॉफी नोज्ड, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ईगोइस्ट हो, घमंडी हो, हॉटी, कॉन्सिटेड, सुपरसिलियस, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। बेयर गार्डन, बहुत ज्यादा शोर शराबा होगा तो जब कजन्स मिलते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, घर को ये बना देते। बीमिंग ईयर टू ईयर, बहुत ज्यादा खुश, अत्यधिक खुश। और इसी के साथ अगला आता है लास्ट सेट ऑफ इडियम्स। सो फार सो गुड, अब तक तो सब बढ़िया है, आगे का पता नहीं। सो फार सो गुड, अब तक सब ठीक है। ऑल वेल अप टू द पॉइंट, ऑल वेल अप टू द पॉइंट, अब तक तो सब बढ़िया है। बच्चा 11वीं क्लास में साइंस ले लेता है दबाव में आके, अप्रैल में लेता है, मई 10 तक स्कूल जाता है लगभग, उसके बाद छुट्टियां शुरू हो जाती। कई बार इससे पहले ही एक एग्जाम भी लग जाता है, कौन सा टेस्ट। और कुछ लोग पहली बार हुआ था एग्जाम तो इसको संभाल लेते हैं, ज्यादा टॉपिक भी नहीं आते, तो 10 में से कहीं 8-9 नंबर आ जाते हैं, सम्मानजनक स्कोर है। और छुट्टियों के बाद उनको पता लगता है असल में साइंस क्या थी, बोलो हाँ या ना। तो जब यहां पूछा जाता है भाई हेलो बढ़िया चल रहा है, वो कहे हाँ अब तक तो सब बढ़िया है, अब तक तो स्थिति नियंत्रण में है। सो फार सो गुड, अब तक तो सारी चीज कंफर्टेबल है, अब तो सारी चीज मेरे नियंत्रण में है, अब तक सब बढ़िया, आगे की देखेंगे। इधर देखो, इधर देखो और इधर देखो।
तो शोले मूवी का डायलॉग है, इशारा देता है आधे राइट जाएंगे, आधे लेफ्ट जाएंगे और जो बचे वो मेरे साथ आएंगे। इसका मतलब हर जगह पर, एवरीवेयर, दाएं बाएं और बीच में, हर जगह पर लिखो, हर संभव स्थान पर, एवरी पॉसिबल प्लेस, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, हैपनिंग एवरीवेयर, हर जगह। तो बताओ खुदा कहां है? तो जर्रे जर्रे में खुदा है। बताओ खुदा कहां है? बोलो। तो जर्रे जर्रे में खुदा है। और एक मुख्यमंत्री कहते हैं जहां आज नहीं खुदा वहां कल खुदेगा। अरे है ना, तो वो भी ठीक है। तो यहां पे पता रहे आपको, हर जगह पर खुदा है, जहां देखो वहीं खुदा है, हर जगह पर। ऊपर वाला हर जगह मौजूद है, उसको कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। कहां नहीं, वो जगह तो बताओ जहां खुदा नहीं है। खुदा हर जगह पर है। नेक्स्ट आता है हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन। किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में एक सॉफ्ट स्पॉट है, इसको कहते हैं किसी के लिए कौन सा कॉर्नर होना। जैसे आपको पता है श्रीमान शकुनी जी के लिए उनका बेटा जो था भांजा, भांजे, कौन था भांजे उनका? हाँ जी, दुर्योधन, उसके प्रति उनका विशेष एक लगाव देखने को मिलता था। अरे हाँ या ना। एक और थे जो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक विशेष स्नेह, एक विशेष दुलार उनके प्रति था, उसको कहते हैं, बोलो कौन सा कॉर्नर? ऐसी एक गुरु जी थे, कौन से थे भाई, जिन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य से आगे जाते हुए विद्यार्थी को बोला अंगूठा दे दे तेरा। हाँ जी, द्रोणाचार्य। ऐसे लोग उस समय भी एग्जिस्ट करते थे। तो वो अपने स्टूडेंट को जब देखा कि मेरे से बेहतर स्टूडेंट से बेहतर कोई है, तो उसका क्या मांग लिया? अंगूठा। इसका मतलब अपने व्यक्ति के प्रति विशेष लगाव रहा। भाई अंधी बांटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ अपन को दे। अंधी रेवड़ी बांटेगी तो मुड़ मुड़कर अपने ही लोगों को देगी, क्योंकि क्योंकि कई ऐसे नेता भी हैं, जब आप पावर में आते हो तो बताओ किसको रेवड़ी बांटोगे? बताओ किसको बनाओगे आरएएस ऑफिसर? बनाओ आप, तो आपको पता है किसको बनाना है। तो एक विशेष लगाव होता है। देखो बेटा, इसमें किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति विशेष लगाव, किसी व्यक्ति या किसी चीज के लिए विशेष लगाव, अत्यधिक रुचि, विशेष लगाव होना, फीलिंग अफेक्शन फॉर समवन, स्पेशल अफेक्शन फॉर समवन। लैला प्यारी, लैला का कुत्ता भी प्यारा। लिखो स्पेशल अफेक्शन फॉर समवन। क्या रतन टाटा जी जो थे, वो गली में घूम रहे परेशान जो डॉग्स होते थे, स्ट्रे डॉग्स, उनके लिए एक विशेष उनके मन में लगाव हुआ करता था? बोलो हाँ या ना। जो गरीब से गरीब लोग होते थे उनके प्रति विशेष लगाव मदर टेरेसा में देखा जाता था। सॉफ्ट कॉर्नर, स्पेशल अफेक्शन, एक विशेष लगाव, उसको यही कहते हैं। अगला आता है स्नो अंडर। स्नो का मतलब होता है बर्फ का गिरना। किसका गिरना? अरे किसका गिरना बोलो? बर्फ का गिरना। और जब बर्फ गिरती है तो कोई व्यक्ति जो वहां था वो नीचे दब गया। इसका मतलब अपने काम के बोझ के तले दब जाना। भाई ये जो प्राइवेट सेक्टर है, कौन सा वाला, यहाँ पे कार्य का दबाव बहुत ज्यादा देते हैं। ये भी कर लो, ये भी कर लो, जिंदा बच जाओ तो ये भी कर लेना, घर जा रहे हो तो ये वाले काम निपटा के आना, कल आ जाओ गलती से तो ये काम हो ही जाना चाहिए। लिखो काम के बोझ तले दबना, टू बी अंडर वर्क प्रेशर, बहुत ज्यादा बोझ तले दब जाना, इसको कहते हैं स्नो अंडर। ये सारे के सारे इडियम्स जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाए, पढ़ाए, समझाए, ये हाल ही में आयोजित हुई परीक्षाओं में शिरकत कर चुके हैं सबके सब। और एक बार जब किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आने वाली किसी एग्जाम में कभी भी आ सकता है। अब तक तो सब बढ़िया, सो फार सो गुड। लेफ्ट राइट एंड सेंटर, हर जगह पर, जहां आज नहीं खुदा वहां कल खुदेगा, उसको कहते हैं हर जगह पर। हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, इसका मतलब किसी के लिए विशेष रुचि, लगाव होना, किसी के प्रति विशेष सहानुभूति होना। स्नो अंडर,
काम के बोझ तले दब जाना, हैशटैग बना देना प्राइवेट सेक्टर, जहां आपको स्ट्रॉ लगा के चूसा जाता है, जिंदा बच जाओ तो फिर से चूसा जाता है, उसको कहते हैं स्नो अंडर, वर्क प्रेशर फील करना। चलो एक बार इन सबको देख लीजिए, कोई भी डाउट है किसी में, यू में आस्क कैरन नाउ।